Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और वीडियो दोनों क्लियर है? So let's start with that. So proceeding with our science section, we'll try to second last मतलब last class तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, second last तो sure. ठीक है. एक चैप्टर रह गया है वेव, और वेव में साउंड वेव हमारा रह गया है. ठीक है. So we will be reading that today. और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे और पढ़ते चलेंगे. ठीक है. Now when we talk about wave, तो वेव दो तरीके के होते हैं. ठीक है. एक को हम बुलाते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है, और दूसरे को बुलाते हैं नॉन मैकेनिकल वेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव का क्या मतलब हो गया? वैसे वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपैगेट. मतलब मीडियम अगर नहीं होगा तो वेव नहीं ट्रैवल करेगा, मीडियम अगर होगा तो वेव ट्रैवल करेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव? नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया कि मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो इट कैन प्रोपैगेट इन वैक्यूम इटसेल्फ. इट कैन प्रोपैगेट इन वैक्यूम इटसेल्फ. तो ये दो क्लासिफिकेशन है वेव का. दिस इज फर्स्ट वन दैट यू मस्ट रिमेंबर विथ रेस्पेक्ट टू वेव. सेकेंड पार्ट जो है वेव का, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव होते हैं जो जिसका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से लेना देना होता है, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है. क्या क्या फीचर्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इलेक्ट्रिसिटी. तो लिख दिया, तो सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इट्स न्यूट्रल इन नेचर. First important feature of electromagnetic wave is neutral in nature. Next, it is transverse in nature. Transverse क्या होता है, longitudinal क्या होता है, ये भी सीखेंगे. It travels with the speed of light. जो स्पीड होती है इनकी कितनी होती है? लाइट के स्पीड के बराबर. And it possesses both energy and momentum. एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है इनके पास. अब एक वर्ड आ गया यहां पर, ट्रांसवर्स. ठीक है. तो ट्रांसवर्स के साथ साथ एक और वर्ड आता है जिसको हम बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल. ध्यान से देखना. सपोज दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, दिस इज पार्टिकल 3, दिस इज पार्टिकल 4. ऐसे काफी सारे पार्टिकल्स. ठीक है बेटा. पार्टिकल 1 पर अगर धक्का मारो, पार्टिकल 1 पर अगर धक्का मारो तो हो सकता है पार्टिकल 1 ऐसे हो जाए, हो सकता है पार्टिकल 1 ऐसा चला जाए, हो सकता है पार्टिकल 1 ऐसा चला जाए, हो सकता है पार्टिकल 1 ऐसा चला जाए. कुछ भी पॉसिबिलिटीज है. इसमें से एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हो सकता है पार्टिकल 1 इधर थोड़ा सा मूव करे और फिर वापस अपने जगह पर आ जाए. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है.
एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी है ना, अपने जगह से मूव किया और वापस आ गया। ठीक। सिमिलरली ये जो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 को भी बोलेगा कि भाई तू भी ऐसे ही मूव कर। पार्टिकल 3 भी ऐसे ही मूव करेगा, पार्टिकल 4 भी ऐसे मूव करेगा। तो ये जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस का डायरेक्शन किधर बेटा? लेफ्ट टू राइट। डिस्टरबेंस का डायरेक्शन किधर से किधर है? लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल? टू एंड फ्रो प्लस अलोंग द डिस्टरबेंस, है ना? डिस्टरबेंस के अलोंग ही है ना। जिस दिशा में डिस्टरबेंस है उसी दिशा में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। तो ऐसा वेव अगर होगा तो उसे हम क्या बुलाएंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसा वेव अगर बनता है तो इसे हम क्या बुलाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में देखो, इस बार डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है, बट पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन कैसा बेटा? ऐसा। डिस्टरबेंस का डायरेक्शन कैसा? ऐसा। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे वेव को हम क्या बुलाएंगे? ट्रांसवर्स वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और कौन से वेव्स आते हैं बेटा? लाइट वेव्स। अभी और लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। तो जो हम बोल रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो है पार्ट ऑफ वेव। तो किस तरीके का वेव होगा ये? साउंड वेव। दैट कम्स अंडर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लिया? This has been asked in BPS. करो जल्दी से नोट डाउन। करने के बाद बताइए नोट डाउन हुआ या नहीं। नोट हो गया? अभी भी कर ही रहे हैं? जल्दी कीजिए।
डन। एक दो तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो देर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस कंपोनेंट्स को एक बार लिखते जाओ। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है वो क्या है? इट्स गामा रे। गामा। उसके बाद आता है एक्स रे। गामा रे, एक्स रे। इसके बाद यूवी रे, अल्ट्रावायलेट। देन इट्स विजिबल लाइट जो हमें दिखता है। देन इट्स इंफ्रारेड। ठीक है, और लास्ट में क्या है? रेडियो वेव्स। जगह ही नहीं बचा, डिलीट करके फिर लिखना होगा। गामा रे, गामा तो लिख लियो यार, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गामा के बाद एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के बाद यूवी रे। यूवी के बाद विजिबल। विजिबल के बाद इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद रेडियो। ठीक है, दिस इज रेडियो। रेडियो। ये जो हमने आपको अरेंजमेंट दिया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर लिख कर दिया है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें? गामा में। सबसे कम एनर्जी किसमें? रेडियो वेव। ठीक है ना, जो एनर्जी का सीक्वेंस होता है वही फ्रीक्वेंसी का भी सीक्वेंस होता है, बिकॉज एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू। ठीक है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिलेटेड होते हैं। दैट्स व्हाई यू सी कि एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जो एनर्जी का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इट इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट इफ दे आस्क यू विथ रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, तो रिवर्स कर देना है। रिवर्स द ऑर्डर। वेवलेंथ ज्यादा किसका? रेडियो वेव का, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर काम। डन। दिस वाज ऑल अबाउट वेव। वेव में एक छोटा सा चैप्टर है साउंड वेव, क्लास 9 में दे रखा है, उसको भी कर ही लेंगे, छोड़ेंगे काहे के लिए। साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एग्जाम्पल में। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव? समझा दिया मैंने आपको। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? अभी जो थोड़ी देर में समझाया, क्या मतलब होता है? रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स ट्रैवलिंग। तो से फॉर एग्जाम्पल, एक बेल है, देखो ध्यान से। एक बेल है फोन का। ठीक है, दिस इज योर फोन, फोन रिंग कर रहा है इस तरीके का बेल शेप जार के अंदर। बेल शेप जार इज कनेक्टेड टू अ
vacuum pump, suppose this vacuum pump is started on, just start किया है, what will happen to the level of sound? Option is this 4. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? एक बेल जार इन्वर्टेड है, उसके अंदर सेलफोन है, सेलफोन रिंग कर रहा है शुरू में, आपने बेल जार को कनेक्ट किया है वैक्यूम पंप से और वैक्यूम पंप हैज बीन स्टार्टेड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. साउंड विल डिक्रीज, sound will increase, sound will decrease, then increase. D option is none. 4 ऑप्शन मान के चल रहे हैं, none या more than 1. बताइए जल्दी से. ये आपका सेलफोन है, सेलफोन को आपने कवर कर दिया है, सेलफोन रिंग होना शुरू हुआ, कवर को आपने कनेक्ट किया है वैक्यूम पंप से और वैक्यूम पंप को आपने स्टार्ट किया है. व्हाट विल हैपन विथ रेस्पेक्ट टू साउंड? एक्सपेरिमेंट है बेटा क्लास 9 का. What will happen to the sound? ये 4 ऑप्शन है. आंसर विल बी ए. साउंड जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा. बिकॉज साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू गेट ट्रांसफर्ड. अब इसके अंदर पहले एयर था, अब क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में क्या साउंड ट्रेवल करेगा? जब ट्रेवल ही नहीं करेगा तो हमें सुनाई क्या देगा? कुछ भी नहीं. So this is a famous experiment and an exercise question given in class 9 NCERT. मैंने ये करा दिया. कुछ पूछना हो, anything you would like to ask with this? NCERT में है. Anything you would like to ask till here? Now, on the basis of frequency, what we can hear, sound can be classified into 3 categories. Audible sound, infrasonic sound, and ultrasonic sound. What is the range for audible sound? Audible मतलब जो हम सुन सकते हैं. 20 से 20,000 हर्ट्ज. 20 से 20,000 हर्ट्ज. What is infrasonic? Less than 20 hertz. Less than 20 hertz. What is ultrasonic? More than 20,000 hertz. More than 20,000 hertz. तो बेसिकली ये वाली आवाज कौन सुन सकते हैं बेटा? डॉग्स, कैट्स, बैट्स, ये सब. ये वाली आवाज या ये वाला वेव, साउंड वेव कहां प्रोड्यूस होता है? वेयर? ड्यूरिंग earthquake, during volcanic eruption. और ये वाला तो अभी सुन ही रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, ऑडिबल.
डन। फोर्थ, हाउ द साउंड is produced in human body। हम लोग कैसे बोल पाते हैं? ध्यान से देखना। What happens there in our throat? There is a box called larynx, और वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर हड्डी होती है, यहाँ पर हड्डी होती है, और यहाँ पर स्लिट्स होते हैं, दो स्लिट्स होते हैं। ध्यान से देखना। जब हवा इधर से पास करती है, ठीक है, हवा जब इधर से पास करती है तो ये स्लिट्स पीछे जाते हैं। रबड़ को देखा है इधर उधर होते हुए, वैसे ही स्लिट्स होती है। और हवा जब वहां पर घट जाता है तो ये पास आती है, ये पास आती है। तो ये जो स्लिट्स का वाइब्रेशन होता है हमारे थ्रोट में, लैरिंग्स के पास, दैट प्रोड्यूसेस साउंड। That's why this is called voice box. That helps in producing sound is called voice box. क्लियर है सभी को? तो उनके स्लिट्स काम नहीं कर रहे होते, वो कभी कभी बोलते बोलते फंस जाता है ना। हाँ, बोलते बोलते आवाज नहीं निकलती। व्हाट हैपेंस इन दैट केस? वो वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है। हवा का जो दबाव है इतना चेंज हो जाता है कि स्लिट्स वाइब्रेट नहीं हो रहे थे, इसलिए आवाज नहीं निकलती मुंह से। बोलते बोलते होता है ना, कभी कभी अटक जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस। डन। कुछ पूछना हो इसमें? हाउ द वॉइस इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। लिख लिया? डन। हाँ हाँ बिल्कुल। एयर जब जाता है हमारे लैरिंग्स के थ्रू तो वो वाइब्रेट होता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, वो लिखा। हाउ वी आर एबल टू हियर थिंग्स, सुन कैसे सकते। हाउ वी आर एबल टू हियर थिंग्स। सपोज दिस इज योर ईयर, ठीक है, एंड दिस ईयर can be divided into three parts. This is called outer ear। ये जो कान होता है ना, ये outer ear। This is called middle ear and this is called inner ear। आउटर ईयर में ये जो है, इसको क्या बुलाते हैं? ईयर पिन्ना, ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनना। आउटर ईयर जो है हमारा, ये बेसिकली क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है। क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है।
कलेक्ट करने के बाद ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में डाइफ्राम होता है, वो ड्रम वाला डाइफ्राम, ड्रम देखा है, ड्रम जैसा लेदर का जो होता है, वैसा ही डाइफ्राम होता है। तो आउटर ईयर में सारा साउंड वेव कलेक्ट हुआ, डाइफ्राम तक पहुंचा, और डाइफ्राम क्या करेगा? वाइब्रेट। डाइफ्राम क्या करेगा? वाइब्रेट। डाइफ्राम विल वाइब्रेट। क्लियर है यहां तक? नाउ this vibration will produce sound जो बहुत धीमा होगा। ठीक है, this vibration will produce sound जो कि बहुत धीमा हो। मिडिल ईयर में, in middle ear 3 bones are present, malleus, incus और stipes। malleus, incus और stipes। The function of these 3 bones or middle ear is to amplify the sound। amplify मतलब बढ़ाना। जो साउंड यहां पर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज व्हाट? लेस। तो उसको एम्पलीफाई करता है ये 3 बोन, मैलियस, इनकस और स्टिपीज। मैलियस, इनकस और स्टिपीज। Now this amplified sound goes to inner ear which has auditory nerves। मतलब ये जो नॉइज सिग्नल आया, ये जो साउंड का सिग्नल आया, ये नर्व के पास जाएगा, एंड नर्व टेक्स इट टू ब्रेन, एंड देन वी आर एबल टू हियर थिंग्स। एंड देन वी आर एबल टू हियर थिंग्स। जल्दी से बना लो इसको। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। एक का हो गया, बाकी लोग क्लास करेंगे नहीं बच्चे, उसके बाद बोलेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। डेफ के बहुत चांसेस हैं। डेफ जो है ये इट विल बी व्हाट? अरे यार, ये डायफ्राम में पहले तो स्पेलिंग सही करो। डायफ्राम में जीएम होता है। हो सकता है डायफ्राम इज नॉट फंक्शनिंग। ओके, डायफ्राम खराब हो, वाइब्रेट ना कर रहा हो, या डायफ्राम की चीजें मटेरियल मिसिंग हो सकता है इन बोन्स में से कुछ खराबी हो सकता है ऑडिटरी नर्व्स खराब हो। तो डेफ में ये सारी चीजें। आउटर ईयर, वैक्स इज जनरली कलेक्टेड इन वाटर ईयर। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इतने बच्चे हो क्लास में, 4-5 लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है? पिन्ना इज दिस वन, पिन्ना तो बाहर वाला है, अंदर पैसेज में।
इतने बच्चे हो क्लास में और 4-5 लोग क्लास कर रहे हैं। फिर आखिरी में जब सिलेक्शन की बारी आएगी तो आप दुनिया भर में प्रेजेंट सभी लोग को दोष दोगे, इंक्लूडिंग कोचिंग क्लास, इंक्लूडिंग योर टीचर। बट ये नहीं सोचोगे कि आपने कितना परसेंट अटेंडेंस दिया और आप कितने परसेंट समर्पित थे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। मेरे को तो नहीं ब्लेम कर पाओगे, इसकी गारंटी है। यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम अस व्हेन इम्तिहान इज विथ मी। मेरे को नहीं ब्लेम कर पाओगे। कोई बात नहीं, मैं बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, सभी के लिए बोल रहा हूँ। यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम मी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी taught इन द क्लास, वहीं से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम मी। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन वही होता है। बाकी सब जगह तो आप बोल भी आओगे, अरे वो तो पढ़ाया ही नहीं यार, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होता, है ना। इस बार तो आप वो बोल भी नहीं पाओगे, ये भी सोच लो। वो अलग लेवल पर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, बी सीरियस, टाइम इज वेरी लेस, attend all the classes, do not get dependent upon these videos। वो रेफरेंस के लिए होता है। रेफरेंस बुक मिलता था किताब में, याद है स्कूल में? रेफरेंस किताब किस लिए मिलता है? हाँ, कि अगर आपका एक किताब कंप्लीट हो गया तो आप रेफरेंस कीजिए, है ना। उसके लिए होता है रेफरेंस बुक। तो सेम थिंग गोज विद वीडियो इटसेल्फ। ओके, भले 1 घंटा का वीडियो, आधा घंटा का वीडियो, बट जब आप साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में बैठ के नोट करते हैं ना, उसका अलग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वरना जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, जिनको नहीं आता है तरीका, उनको भी वीडियो ही दिखा दिया जाए भाई, है ना। क्यों स्कूल भेजते हैं हम टीचर के पास? टू सी एंड टू लर्न कि हाउ ही इज राइटिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोन्स इस तरीके से बनाया, ठीक है, दिखाया, ऐसे देखो। ठीक है, वीडियो का कोई भरोसा है? किसी दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। इसलिए इट्स अ टेक्नोलॉजी, है ना। किसी भी दिन मिस हो सकता है। हुआ भी है, आप लोगों का अभी तक नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। बट 8, 9, 10 में तो 2, 3 बार हो चुका है मेरे साथ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यू डोंट नो। ओके, यू शुड अटेंड। ओके बेटा, अटेंड करना चाहिए आपको। चल, आप तो ये भी नहीं बोल पाओगे कि मैथ्स नहीं पढ़ाया, रीजनिंग नहीं पढ़ाया, इसीलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। आपको लगता है कि आप बोल पाओगे वो? नहीं। साइंस नहीं पढ़े इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, बोल पाओगे? नहीं। पॉलिटी नहीं पढ़े इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, बोल पाओगे? नहीं। बिहार ज्योग्राफी नहीं पढ़ के गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बोल पाओगे? नहीं। 4-5 चीजें तो अभी खत्म हो चुकी हैं जो आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उनके लिए भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन सब वहीं से आएगा। बोल पाओगे आप कि नहीं पढ़ा था, नहीं मिला, लेट हो गया, हाँ, लास्ट में हुआ, ऐसा कुछ नहीं, वो भी नहीं। कुछ नहीं बोल पाओगे। चल, मैंने ये चीज देखी है, लोग अगर क्लास अटेंड नहीं करते ना तो बहुत सारा बहाना या बहुत सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड रहती है उनकी। सर आज तो शादी में चले गए थे, आज भाई का था, आज इधर था, वो उधर था। ठीक है, आप बस ये सोचो कि आपका बीपीएससी का एग्जाम आज ही होता, क्या आप उस शादी में जाते? हाँ, आपके बीपीएससी का एग्जाम आज ही होता तो क्या आप उस शादी में जाते? नहीं। आंसर इज दिस। तो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, लास्ट का वेट करेंगे? चलिए, ये लेवल ऑफ सीरियसनेस पता चलता है हमें।
हम कितने सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर। बाकी तो कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही करके दे दिया है ना। 30 साइंस, 10 मैथ, ठीक है, 40, 150 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 110। 110 में आप कितना भी सही कर लोगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो भी आप 60, 65। उसके बाद इधर का 25, कहां पहुंचे, बाउंड्री लाइन पर। 10 जगह भटकोगे, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उससे बढ़िया है पढ़ लो। 2 महीना उसमें उड़ जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और बाई चांस अगर हो गया, बॉर्डर लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका निकला हुआ होगा तो उसका क्या ही है, तो फिर टाइम नहीं रहेगा मेंस का। मेंस का भी लिखना शुरू करो, उसके लिए भी बता दिया है, पढ़ो। नहीं तो पता चला पीटी हो गया, मेंस नहीं निकला। ठीक है, मैं कभी भी आपको देखने, आपने मुझे देखा होगा, मैं कभी भी क्लास में इतनी सारी बातें नहीं करता, बट काफी सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक, है ना। तो मेरा हक बनता है बताना। बाकी तो आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। बट एक चीज है, यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम अस दिस टाइम। ठीक है, ब्लेम तो नहीं कर पाओगे, चाहे जो कर लो, ब्लेम तो नहीं कर लो। क्लास, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ब्लेम नहीं कर पाओगे। चलो, नेक्स्ट इज हाउ वी आर एबल टू हियर थिंग्स। के बाद नेक्स्ट इज कौन सा नंबर था यार, 5 नंबर, स्पीड ऑफ साउंड। वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। The speed of sound is highest in solid, than in liquid, than in gas. Speed of sound is highest in solid, than in liquid, than in gas. This is basically due to, this is basically due to different arrangement of atoms. This is basically due to different arrangement of atoms. तो थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो हमें पता होगा ना कि सॉलिड में क्या होता है, एटम्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में और भी दूर होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दिस वेरिएशन ऑफ साउंड अकर्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। वाइब्रेट तो बेटा पार्टिकल को ही करना है ना, एक वाइब्रेट जो है आसानी से करेगा सॉलिड में। This is the first thing that you must remember. The second most important thing, ये important है, say for example, sound is traveling from one medium to the other. आपने हवा में कुछ बोला और पानी के अंदर जो आदमी है उसे सुनना है, तो sound will travel. Now when it changes the medium, sound का जब medium change हो जाता है, तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है, इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, but the frequency remains same. ध्यान रखिएगा इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इट हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी। 2-3 सवाल तो आज हमने ऐसे ही कर लिए बीपीएससी वाले।
ठीक है. What remains same when a sound changes its medium? तो frequency remains same when the sound changes its medium. ठीक है. C. As the temperature increases, speed of sound increases. अब इसके दो तीन एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है. ठीक है बेटा. एक यहाँ है. ठीक है. दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज एट 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये है. तो ये हमें याद रखना है. एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला लिख लेते हैं फिर. 331 मीटर पर सेकेंड. 331 मीटर पर सेकेंड. 22 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लिख रहे हैं हम लोग. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. और 25 डिग्री सेल्सियस पर इट्स 346 मीटर पर सेकेंड. So as the temperature increases, speed of sound in air is increasing. ठीक है. क्लियर है. Now in general, in gases, speed of sound is given by formula. ठीक है. गामा आर टी बाय एम. गामा और आर के बारे में चिंता नहीं करना है. एम और टी के बारे में चिंता करना है. तो एम इज व्हाट? एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीडियम. टी इज व्हाट? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. टेम्परेचर किस में लेते हैं बेटा? केल्विन में. ठीक है. अब देखो यहां पर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? डायरेक्ट रिलेशन है ना. स्पीड इज इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम का स्क्वायर रूट. टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा. मास को कम कर दो. कोई गैस मान लो बहुत हल्का है तो उसमें भी स्पीड बढ़ जाएगा. बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्या ये दो चीज आपको क्लियर है? टेम्परेचर के साथ स्पीड बढ़ेगा और मास अगर कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा. Write down one question, and this can be an expected question from, it is from NCERT. Despite hydrogen being a gas, its speed is, despite hydrogen being a gas, the speed of sound in hydrogen is more than that of many liquids. तो इस क्वेश्चन को जरा मैं अभी थोड़ा सा समझा दूं आपको. कैन यू सी द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन? दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी से. 1284 मीटर पर सेकेंड. दिखा या नहीं दिखा? स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड सच एज मिथानॉल. देखो तो कितना है? 1207. कितना है? 1103. क्या हाइड्रोजन की स्पीड ज्यादा है डिस्पाइट बीइंग अ गैस? ऊपर वाला ऑर्डर आपने जो यहां पर लिखा सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. बट फिर क्यों? व्हाई? आंसर कर सकता है कोई? स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय व्हाट? गामा आर टी बाय एम. यहां देखो हाइड्रोजन का मास कैसा? सबसे हल्का.
हाइड्रोजन का मास सबसे हल्का, दैट्स व्हाई इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आंसर क्या है, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइट इन नेचर, दैट्स व्हाई। हाइड्रोजन हल्का है, दैट्स व्हाई। और किसी भी साल आपसे पूछेगा सवाल, फिर लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर बोलेंगे बाहर से पूछ दिया, बीपीएससी को क्वेश्चन पूछने नहीं आता है। अरे आपको पढ़ने नहीं आता है, बीपीएससी को क्वेश्चन पूछने का ही नहीं आएगा। हाँ? दे रखा है ना एनसीईआरटी में। ऑब्जर्व करने वाली बात थी या नहीं थी, ये बताओ। कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको? ऑब्जर्व करने वाली बात थी, तो कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं, कोई नहीं। ये भी मार्क करो जल्दी से। Which of the following, in which of the following speed of sound will be maximum? तो सॉलिड में अभी आप देखो तो अल्युमिनियम में सबसे ज्यादा दे रखा है, एनसीईआरटी का ही ऑप्शन पूछेगा वो, ठीक है, एनसीईआरटी का ही ऑप्शन पूछेगा, ठीक। अल्युमिनियम टिक कर लीजिए जल्दी से, दो तीन हम लिख लेंगे यहां पर, दो तीन का वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे पूछता है ना बेटा, जिस साल स्पीड पूछना शुरू करेगा बच्चे फिर रटना शुरू करेंगे, तो इससे बढ़िया आप पहले रट लीजिए, क्योंकि दोबारा तो वो पूछेगा नहीं। 6420 मीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ हाँ लिख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहे हैं। वाटर का आपको पता होना चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड है। 1531 1498, यहां देखो, वाटर, कौन सा वाटर, सी वाटर, 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टिल्ड वाटर 1498 मीटर पर सेकेंड। व्हाई दिस डिफरेंस? सी वाटर salt particles are solid, तो that's why, ठीक है। और गैसेस में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का नहीं भी याद करोगे तो कोई बात नहीं, एयर का याद रखने का। एयर का तो हमने यहां लिख लिया है, दिस इज फॉर एयर, ठीक है। हाइड्रोजन का क्वेश्चन के नीचे ही लिख लो, हाइड्रोजन का स्पीड कितना आता है, 1284 मीटर पर सेकेंड। 1284 मीटर पर सेकेंड, डन। सब थोड़ी याद करेंगे बैठ के टेबल, उतना टाइम कहाँ है अपने पास। नेक्स्ट इज, कौन सा नंबर है ये, 7th, इतना ही स्पीड के लिए। 7th नंबर, आपने शेर का दहाड़ना सुना है, शेर का दहाड़ना वीडियो में, तो वो जो वॉइस होती है दैट इज मोटी वॉइस होती है, तो शेर का दहाड़ना इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, लाउडनेस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड is measured by its loudness, ठीक है, लाउडनेस। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, रोरिंग ऑफ लायन, एंड loudness is proportional to amplitude का स्क्वायर। क्लास 8 एनसीईआरटी, 9 में नहीं है।
लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड? ये जो वेव होता है ना बेटा ऐसा, इसका अगर आप मीन पोजीशन ड्रॉ कर दो, मतलब जितना नीचे गया ऊपर, मीन पोजीशन से ये वाली दूरी, इसको हम क्या बुलाएंगे? एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड. दिस दूरी इज नोन एज एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट थिंग अबाउट साउंड इज, कभी आपने सुना है पतली आवाज, ठीक है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, सुना होगा? तो बेसिकली आवाज कितना शार्प है या फिर कितना डल है ऐसा, या फिर पतला, ठीक है, दैट इज मेजर्ड बाय व्हाट? पिच. ब्रैकेट में लिखो, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, भारी आवाज और पतली आवाज. ऐसा. जस्ट दिमाग में रहे इसीलिए. व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ साउंड? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सोर्सेस. मान लो एक आवाज टीवी से आ रही है, एक आवाज फोन से आ रही है, तो आपकी क्या एबिलिटी है कि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? उसी को क्या बुलाता है? क्वालिटी ऑफ साउंड. क्लास 8 एनसीईआरटी. लाउडनेस का यूनिट क्या होता है बेटा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? बेल. डेसिबल. बेल सुना है ना? बेल. बेल सा यूनिट. डीबी. डन. Last section for the sound is with respect to echo. इको को समझने के लिए पहले दो तीन चीजें नोट करेंगे. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज persistence of sound. What is the meaning of this term persistence of sound? या persistence of sound नहीं बेटा, persistence of ear. मान लीजिए एक साउंड है जो आपके ईयर में जा रहा है, वो कितनी देर तक ईयर में रहता है कि ईयर उसको डिस्टिंग्विश कर सके. ठीक है, एबिलिटी ऑफ ईयर टू डिस्टिंग्विश इट, है ना? So that persistence of ear, that timing is 1/10th of a second, which is equals to 0.1 second. ठीक है, दे रखा है. The sensation of sound persists in our brain for 0.1 second. ईयर का मतलब वही ऑडिटरी नर्व के बाद फाइनली ब्रेन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो इट रिमेन्स फॉर हाउ मेनी टाइम? 0.1 सेकेंड. क्लियर है सभी को? What is the speed of sound? What is the speed of sound at 22 डिग्री सेल्सियस? कितना था एयर में? 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना साउंड था? 200 344. नाउ सपोज किसी ने यहां से आवाज दी, आवाज गई और वापस आई.
मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए अपने पास? 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड? 344 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या होगा बेटा? 344 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 34.4 मीटर। तो ये 34.4 मीटर क्या है? इधर से जाना और फिर वापस आना। ठीक है, दिस एंटायर 34.4 इज दिस। तो बेसिकली मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए इको की? डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। नाउ डू इट। 22 डिग्री सेल्सियस पर हमने कर लिया, डू इट फॉर 0 डिग्री सेल्सियस योरसेल्फ। 0 डिग्री सेल्सियस के लिए एक बार खुद से कीजिए, डू इट बाय योरसेल्फ। व्हाट इज द स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस? ये ऊपर पर लिख रखा है 331। तो दोनों साइड का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 331 इंटू 0.1 सेकेंड, 33.1 मीटर। तो कितनी दूरी पर वॉल होना चाहिए? डिवाइडेड बाय 2। ये जो आप 33.1 कैलकुलेट करिए, पूरा जर्नी कैलकुलेट करना, जब से आपने बोला टकराया और ये वापस आया आपके पास। तो 33.1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रफली आएगा 16 दूना 32 और ये 32 रहता तो 16 ऐसा। ये कितना आएगा? 17.2 मीटर। तो आप जब किताब पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, कहीं कहीं 17 दे रखा होता है, कहीं कहीं 16.6 दे रखा होता है। दे रखा नहीं होता? बताइए। होता है ना, कहीं 17 मीटर, कहीं 16.6 मीटर दे रखा होता है। बट नाउ डोंट यू थिंक इट विल डिपेंड ऑन किस टेम्परेचर पर आप ये इको हर्ट करना चाहते हैं? इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? टेम्परेचर। तो बुक में अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो टेम्परेचर क्या मानते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं यार, 346 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वाला आंसर। बट इफ दे आस्क यू एट 0 डिग्री सेल्सियस बताओ इको का डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस? 16.6 मीटर। एट 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर कितना इको होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए, तो कितना आएगा आंसर? 17.2 मीटर। रूम टेम्परेचर यही है 22-24 का, है ना? अब आपसे ये नहीं पूछेगा 17.1 17.2 17.0, ऐसा नहीं होगा। बट कितना फर्क आ गया, कैन यू सी दिस? आधा मीटर का फर्क आ गया बेटा, 600। I hope now you will be able to explain things. Okay. तो साउंड में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एक चैप्टर और बच गया आपका फिजिक्स का, एटॉमिक फिजिक्स, और उसके बाद विल शिफ्ट ऑन टू केमिस्ट्री। एटॉमिक फिजिक्स अगले वीक करेंगे, इस वीक मई एंड तक आपका पॉलिटी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जून मिड तक आपका बायो और केमिस्ट्री हो जाएगा, मतलब साइंस कंप्लीट जून मिड तक। दिस इज माय टारगेट अभी का, फिलहाल तो 20 जून तक, मतलब ये तो पहले ही हो जाएगा। पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, ठीक है। ज्योग्राफी ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 30 to 40%, है ना? 30-40% रह गया, कुछ बात कर लेंगे। 20 जून तक का टारगेट है ये, और जुलाई एंड तक आपका जो हिस्ट्री जो बचा हुआ होगा वो भी कवर अप कर दिया जाएगा। ठीक है,
डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? स्टेशन पर कभी खड़े रहे हैं आप? पूछ दिया है तो सुन लो। स्टेशन पर कभी ट्रेन का वेट किया है? तो ट्रेन जब आपकी तरफ आ रही होती है तो साउंड इंक्रीज हो रहा होता है, और ट्रेन जब आपसे दूर जा रही होती है तो साउंड क्या डिक्रीज हो जाता है। यही है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट डॉपलर इफेक्ट इज। और कुछ? इट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के कारण आता है। आप ट्रेन इधर से आ रही है हॉर्न बजाते हुए, आप उधर दौड़ते जाओ तो स्पीड, तो आपको क्या होगा? आवाज ज्यादा सुनाई देगा। ट्रेन इधर से आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आप इधर भी, आप इससे दूर भाग रहे हो, साउंड कम सुनाई देगा। ट्रेन इधर आ रही है, आप इधर आ रहे हो, तो साउंड ज्यादा सुनाई देगा। दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड, डॉपलर इफेक्ट। और कुछ? जस्ट लाइक रिलेटिव स्पीड क्वेश्चंस। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ये मतलब बाद में बता देना ऐसा क्या है आज। So that will be all from my side. By then, bye.